मतलब लाहौर में सर्विसेज आपके बाकी जो दीगर पब्लिक सेक्टर अस्पताल हैं उनके जो ओपीडीज हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स और बाकी दीगर जो उनके कुछ इस किस्म की इमरजेंसीज वगैरह हैं, वहाँ पे हड़ताल शुरू हो गई है। इस वक्त इलाज नहीं हो रहा। यही डॉक्टर्स हैं जिनकी इसी सूबे में 6-6 महीने तनख्वाहें लेट हो चुकी हैं। सो ऐसे मौकों पे अगर ये इनका एका ना हो तो ये कैसे एहतजाज करेंगे, ये कैसे अपनी तनख्वाहें लेंगे। सागडार साहब थे जो उन्होंने पिछला बजट पेश किया था, उसमें जो उन्होंने इनकी तनख्वाहें बढ़ाई थी वो आज तक नहीं हुई। तो इस पे अब वो क्या करें, एहतजाज ना करें। सो होता ये है कि जब आप एक सही चीज के लिए एहतजाज कर रहे हो और दूसरे उसमें आपका साथ दे रहे हैं, तो फिर दूसरों का जब गलत मसला होता है तो आपको उसके लिए भी एहतजाज करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर उफ, बहुत मजे आ रहे हैं। सर आपने बड़ी लुक दी है सर। सर मैंने लुक भी दी है और आप देखें ना कि सैटरडे है हम शो कर रहे हैं, संडे होगा हम शो कर रहे होंगे, ईद होगी हम शो कर। ओए होए होए होए, कितना प्यार है हमें सर अपने देखने वालों से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दूसरा सर, आपकी बात मैंने दिल पे ले ली। आपने उस दिन कहा था कि ये गाड़ियों के जो रंग होते हैं उसमें काला जो है वो बहुत गर्मी लगती है, सफ़ेद जो है उसमें नहीं लगती। तो भाई आज सफ़ेद ही जेबतन कर, अब टोटल वाइटनेस चल रही है। मैं अब आपको वाइट शर्ट में ये ना समझिएगा कि हम इकट्ठे बैठ के दिहाड़ी लगा रहे हैं कि हम 1 2 3 4 शो हम इकट्ठे करके हम छुट्टी करेंगे। मैं पहन ही वाइट रहा हूँ सर लेकिन इसमें आपको पता है एक इसका ड्रॉबैक भी है। सर। मेरा ख्याल है कि इसमें ना आप थोड़े से हेल्दी लगते हो। सर वो सर उसकी रीजन, मैं हूँ ही हेल्दी आदमी। सर दूसरा वाइट का ये मसला होता है कि सर आपको इस सालन नुमा चीज़ जो है ना वो बड़े एहतियात से खानी पड़ती है, क्योंकि वो जो दाग है ना फिर लोग जज करते हैं, कहते हैं खाना भी नहीं खाना आंदा। तो ये मसला है। ये मसला है। बाकी मैं आपको एक बार बता दूं कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है ना, तो और आप चाहते हो कि लोगों को पता ही ना लगे, कि वो बढ़ता चला जाए, लोगों को कभी पता ना चले, शलवार कमीज, काला 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 शलवार काला कमीज। कुर्ता पहन। सर काला कुर्ता पहन के अगर इस मौसम में बाहर चला गया तो मैं आपको मिलूंगा नहीं फिर। मैं सर मैं नहीं पहनाना वापस। सर ये गलत बात आपने कर दी है। अच्छा सर, सर काला कुर्ता पहन के बाहर जाने से बेहतर अब रशियन रूलेट खेल लें। दो लोग बैठे, चलो जी ला भी पिस्तौल चेक कर। सर कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले वो साहिवाल वाले वाकये के ऊपर हम अपडेट कर दें कि उसका जो काउंट था, डेथ काउंट, वो 11 नहीं 13 है, विच इज अगेन बड़ी सोचनाक बात है। डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट का हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था। सर हुआ अब ये पंजाब भर में, मतलब लाहौर में सर्विसेज आपके बाकी जो दीगर पब्लिक सेक्टर अस्पताल हैं उनके जो ओपीडीज हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स और बाकी दीगर जो उनके कुछ इस किस्म की इमरजेंसीज वगैरह हैं, वहाँ पे हड़ताल शुरू हो गई है। वाईडीए एंड अदर डॉक्टर के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने कर दिया है। इस वक्त इलाज नहीं हो रहा। तो ये इससे ज़्यादा बड़ा पंजाब का सूबाई मसला इस टाइम मुझे नहीं लग पता क्या है। इससे बड़ा वैसे है नहीं कोई। मरीम नवाज जो हैं, ये अब वो वक्त है कि उनको कुछ ना चीफ मिनिस्ट्रियल रोल जो है अपना, इससे बड़ी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी, इसको ठीक करें। लेकिन कैसे करेंगे? बात वही है कि डॉक्टर्स को छोड़ के ही करेंगी ना, अगर उनका कसूर भी होगा। अगेन हमने जिस तरह पिछले एपिसोड में बात की थी कि अगर तो वहाँ पे एमएस वगैरह जो है वो ये प्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट के जी हमने तो टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया था, आगे से हमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं मिले नए फायर एक्सटिंग्विशर, या हमें मिनिस्टर साहब ने नहीं लिफ्ट कराई है वो, तो फिर तो ये ऑफ द हुक है। लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं टाइम पे दिया तो फिर तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती इन बोथ केसेस। सो अगर तो नहीं बनती तो फिर तो इनका एहतजाज भी ठीक है। अगर जिम्मेदारी उनकी है और उन्हीं की नेग्लिजेंस है, फिर इनका एहतजाज गलत है दूसरे डॉक्टर्स का। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान में जो ये सारी कम्युनिटीज, अब हर कोई किसी ना किसी कम्युनिटी में जुड़ता जा रहा है। कोई कह रहा है जी मैं वकील हूँ, कोई कहता है जी मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है जी मैं कुछ हूँ। मतलब जो कम्युनिटीज में इसलिए बन रही है क्योंकि आपकी जब तक वही बड़ी बात है कि स्ट्रीट पावर नहीं है तो आप कुछ करवा ही नहीं सकते। यही डॉक्टर्स हैं जिनकी इसी सूबे में 6-6 महीने तनख्वाहें लेट हो चुकी हैं। आजकल मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है, लेकिन ये 6-8 महीने पुरानी बात है कि 4 महीने की किसी की तनख्वाह नहीं आई, किसी की 3 महीने की नहीं आई। सो ऐसे मौकों पे अगर ये इनका एका ना हो तो ये कैसे एहतजाज करेंगे, ये कैसे अपनी तनख्वाहें लेंगे। अगेन लाहौर के डॉक्टर्स की अगर तनख्वाह नहीं आई हुई, लेकिन उनके लिए अगर साहिवाल के डॉक्टर्स निकल पड़ते हैं, ठीक है, या साहिवाल के डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं आई हुई, लाहौर वाले निकल पड़ते हैं, या जो बजट में
चीफ ये जो इसहाक डार साहब थे जो उन्होंने पिछला बजट पेश किया था उसमें जो उन्होंने इनकी तनख्वाहें बढ़ाई थी वो आज तक नहीं हुई। तो इस पे अब वो क्या करें, एहतजाज न करें। इससे होता ये है कि जब आप एक सही चीज के लिए एहतजाज कर रहे हो और दूसरे उसमें आपका साथ दे रहे हैं तो फिर दूसरों का जब गलत मसला होता है तो आपको उसके लिए भी एहतजाज करना पड़ता है। असल मसला तो ये, असूलन ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन असल मसला तो ये है कि ये सरकार जिस तरह मतलब चलनी चाहिए वैसे चलती ही नहीं है। तो आप वन ऑफ को मिसाल बना के कैसे कर सकते हो कि जी यहाँ पे किसी तरह सजा दे दें। मेरा तो ख्याल है कि ये बड़ा स्टेलमेट टाइप सिचुएशन है सर। बिल्कुल एंड में होता है तो यही स्टेलमेट टाइप ही हो जाता होता है। मान जाते हैं वो, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें कर देती है, कोई मुआहदे हो जाते हैं, लेकिन सर इसमें कॉम्प्लिकेशन बड़ी बढ़ गई ना। ये तनख्वाहों का मसला नहीं है, ना ही ये किसी, और ये दिस इज ग्रोस नेग्लिजेंस, दिस इज नेग्लिजेंस ऑफ दी, मतलब जो उसकी एक्सटेंट है वो इतनी ज़्यादा है कि 13 बच्चे इन्फेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में। और इसका देखिए आप एक और कितना बड़ा नुकसान होगा। इसका एक और नुकसान ये होगा कि अब कितने लोग खौफजदा होके उनके बच्चे शायद वहां पर बीमार भी होंगे तो वो इस अस्पताल में नहीं लेके जाएंगे। हाँ जी। इससे और कितने मसाइल जन्म लेंगे। इससे और मसाइल जन्म लेंगे। दूसरा तो मेरे ख्याल में अगर तो ये बात निशानदेही हो गई है कि एक साहिवाल के अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे वो चल नहीं रहे थे, तो तमाम पंजाब में फिर देखा जाए यार सब एमएस जो हैं इस खबर को पढ़ के मेरे तो ख्याल में आज वो सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे होंगे, वो फायर एक्सटिंग्विशर चेक कर रहे होंगे अपने कि भाई हमारे ठीक है या नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा कि ये अस्पताल के अंदर तो तमाम चीज़ें, आप अपनी जिधर जाके बैठे तो वहाँ फ्लेमेबल चीज़ बड़ी होती है, मतलब दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस हैं, रबिंग अल्कोहल है, फार्मेसी के अंदर तमाम चीज़ें, दवाई होती है यार उसके अंदर, तो हर चीज़ ही फ्लेमेबल होती है तकरीबन। तो और प्लस गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें, O2 होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो फ्लेमेबल होते हैं। तो ये तो तस्वुर ही नहीं कर सकता मैं कि इनकी फायर सेफ्टी इतनी बुरी थी। सर मैं आपको इसके अंदर और ऐड कर दूं कि अब बहुत जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इंक्लूडिंग DHA, आप अगर वहाँ नया घर बनाए ना और आपको अपने नाम अलॉटमेंट लेटर लेना है, यानी जिसको कंप्लीशन कहते हैं, वो आपको मिलती नहीं उस घर की जब तक आपने वहाँ DHA या बाकी बायलॉज जो दीगर हाउसिंग सोसाइटी होती हैं उनके बायलॉज के मुताबिक फायर सेफ्टी ना डाली हो। यानी कि आपका पूरा पैनल लगा हो फायर उसका, स्मोक डिटेक्टर्स का, फायर अलार्म्स का, कॉमन एरियाज में फायर एक्सटिंग्विशर्स ना हो, ये सारी चीज़ें अब घर के अंदर एक लाजमी चीज़ है। तो जो कि मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन सर वही बात है ना कि वो DHA वाले भी नए घरों में ये कर रहे हैं ना, पुरानों में तो नहीं है। सो ये जो DHQs हैं, ये जो अस्पताल हैं, ये पता नहीं कब के बने हुए हैं। अच्छा अब जाहिर है वो नयों में तो इंस्टॉल करना आसान है, पुरानों में मुश्किल है, लेकिन जाहिर है होना तो चाहिए, मतलब होना चाहिए बिल्कुल। सर आगे चलते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो कूड़ा खेल रहे हैं उसमें एक सर दोनों नहीं खेल रहे, नॉर्थ भेज रहा साउथ में, तो खेल तो रही है ना सर, बॉलिंग करा रहे हैं ना, आगे से वो कर नहीं पा रहे। तो सर सॉरी सर, मैं क्रिकेट का हवाला दे दिया, सॉरी, मैंने डिसाइड किया हम नहीं बात करें क्रिकेट की, सॉरी। तो सर उसमें अपडेट ये है कि बेसिकली उन्होंने कहा है कि यार तुम लोगों की ऐसी की तैसी, हम रोज भेजेंगे बलून और कूड़ा ही भेजेंगे उसके अंदर, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। सर इसमें आपने मुझे थोड़ा हिस्ट्री का आपने जरा बताया था, बता दें ऑडियंस को भी। वो मुझे तो खुद, मैंने पहले हमने एक दफ़ा ये खबर पहले भी की थी, तब इन्होंने पहली दफ़ा शायद भेजा था या इन दिनों में, और अभी 300 और भेजे हैं बलून्स। तो वो बल्कि मुझे हमारी शो के कमेंट्स में किसी ने लिखा हुआ था, फिर वो मैंने गूगल कर लिया कि बेसिकली साउथ कोरिया जो है वो प्रोपोगेंडा मटेरियल जो है वो बहुत भेजता था नॉर्थ कोरिया। ये कहता है कि जी उधर से बलून्स आते थे जिसमें टेप, और ये बहुत दिहाइयों से चल रहा है, ये VHS के दौर से चल रहा है, और अब तो USBs जाती हैं, और अब जो है पैम्फलेट्स, लीवलेट्स जाते हैं। सो नॉर्थ कोरिया का आपको पता है कि बड़ा ही बंद मुआशरा है। तो साउथ कोरिया जो है वहाँ पे नॉर्थ कोरिया एतराज़ ये करता है कि जी ये हमारे जो लोग हैं उसको मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं इस निज़ाम से, और ये जो है अपने ड्रामे और गाने तक भेज रहे हैं कि यहाँ पे K-pop जा रहा है सर, K-pop जा रहा है, और लीफलेट्स और इस तरह की चीज़ें तो जा ही नहीं हैं। फिर उन्होंने सर बॉर्डर पे, नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि साउथ कोरिया ने बॉर्डर पे स्पीकर लगाए हुए हैं जिसपे वो ऊंची ऊंची आवाज में जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो अगेन सर ये वैसे तो जाहिर है इस मसले को हल होना चाहिए हर मसले की तरह, बट वेरी क्रिएटिव सर। उसकी वजह ये कि पिछली दफा भी हमने ये बात की थी कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया जो है ना, मतलब जब वो तारीख जब पढ़ेगी तो उस पे लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई कि जंग इसलिए शुरू हो गई क्योंकि बलून पे कूड़ा या USB आ रही थी। सो इस पे ना जंग के चांसेस कम है। मतलब अभी देखें ना, नॉर्थ कोरिया ने भी धमकी क्या दी है कि हम और भेजेंगे कूड़ा। सो
मेरे ख्याल में तो ये बड़े जबरदस्त अप्रोच है, ये तमाम मुल्कों को जहां पे लड़ाई हो बजाय कि जंग करने की, ये करना चाहिए। और सर ये देखें ना कि इंडिया से अगर हमने बदला लेना है किसी भी चीज का तो हमारे पास जो पावर है वो उनके पास है ही नहीं। हम अगर बॉर्डर पे लगा दे स्पीकर और चाहत फतेह अली खान सर वाह, सर चाहत फतेह और भी बड़े हैं कुछ, मतलब आप एक दिन चाहत फतेह करें, हसन निसार साहब कुछ देर के लिए टेक ओवर करें, वो जो फिल्म डायरेक्टर है क्या नाम है उनका, जो जरा मिसोजिनी टाइप बातें करते हैं। अच्छा, वो राइटर राइटर जो खलील रहमान कमर साहब आ जाएं थोड़ी देर के लिए। सर ये ना वो शिफ्ट नहीं हो सर। जिस दिन हमने औरिया चला दिया ना, पूरे इंडिया ने इमिग्रेशन अप्लाई कर लेनी है कनाडा की। हाँ सर, बाकी ये सर दूसरा लग रहा है इसके अंदर भी अभी ना, अभी ये स्क्रैचिंग द सरफेस, अभी वो कूड़ा भेज रहे हैं, केले के छिलके, थैले, जब ये आएंगे फीकल मैटर पे है सर कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम ये अब फेंकेंगे तो सर फिर गेम बनेगी। और फिर जवाबी कार्रवाई में सर देखे ना इसकी इंटेंसिटी क्या, आपको बंदा टट्टी भेज रहा था, बम तो नहीं भेज मारेंगे ना आप, टट्टी की जवाब टट्टी। तो ये हो सकता है सर मेरे ख्याल में इधर जो नए लेकिन सर गुड फॉर अस, कंटेंट ही कंटेंट है, मजा आएगा। और वैसे मेरा अपना ख्याल है सर कि नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क के साथ जरा मोहतात, क्योंकि उसका जब घूम जाए ना, उसने ढेर सारे बम शम बना लिया और सर जो बम बनाता है ना उसका थोड़ा कभी कभार ना उसको खुजल होती होगी यार, चेक तो करें यार तो बताओ। हाँ नहीं, मतलब वो जो सोसाइटी जो है इतनी मतलब मुश्किल में रह रही हो और इतना बंद होके रह रही हो, उनसे वाकई थोड़ा सा घबराना चाहिए। लेकिन बार से मुझे नहीं लगता कि इस बात पे ना कोई मुल्क जंग छेड़ सकता है। शिट वॉर्स। अच्छा सर आगे चलते हैं। तो सर बोर्ड इम्तिहानात में अब 40% नंबर लेने वाले ही पास हो गए। सर ये बहुत मुस्बत खबर है। 40 तो सर 40 तो होना चाहिए ना। पहले कितने में सर पास हो रहे थे ये सर? मुस्बत ये इसलिए है क्योंकि दोनों भाई जल्दी निकल गए सर, ये हमारी दफा हो गया तो हमसे नहीं हो पाया। वैसे क्या होते हैं पास? 33। अच्छा 33 होते हैं, ओके। नहीं सर 40। तो वो जो इजाफी 7 नंबर है, अब उनके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। सर यकीन करें कि मैट्रिक की केमिस्ट्री में मेरे जो है प्रैक्टिकल के नंबर रिटन पेपर से ज्यादा थे। अच्छा, वो ना होता तो मैं तो पास ही नहीं था। तो ये सर ये बहुत अच्छे टाइम पे दोनों भाई निकल गए हैं। सर बिल्कुल निकल गए हैं सर। दूसरा जो मैंने जब ओ लेवल्स किया था तो वहां तो आई थिंक 40 ही था। अच्छा। लेकिन वो ग्रेडिंग सिस्टम A B C D वो इस तरह था ना, और एंड में U भी था, अनग्रेडेबल। इसको लगा ही नहीं सकते नालायक आदमी। अच्छा सर, इसका बेसिकली मेरे ख्याल में अच्छी चीज है। एक तो ऐसे होना चाहिए, दूसरा सर जिद्दत आनी चाहिए अब मैट्रिक में भी, ओ लेवल में भी, सब में, कि यार जो जिसको पता हो ना वो केमिस्ट्री नहीं कर सकता, इसको पता हो यार मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं समझ आती। कुछ लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लेते समझ जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ आती, कुछ लोग जो है वो फिजिक्स कर लेते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ, कुछ लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में अच्छे होते हैं। तो चॉइस दे देनी चाहिए कि यार तमाम क्या होता है सर, तमाम तो इसका मतलब है आप समझ रहे हैं हर शख्स एक है, हर शख्स एक नहीं है। कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई पोएट्री में अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है। अब उनको आप एक ही लेवल पे अगर डील करें तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये अनफेयर चीज़ है। इसके अंदर आपको अब चेंज करना चाहिए। जैसे अब कुछ एजुकेशन सिस्टम्स में ये आ गया है, जैसे अब पहले ओ लेवल्स का बताता था मैं कि सब्जेक्ट्स ही कम होते थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह उठाना पड़ जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, उर्दू और बाकी सारे जब आना शुरू हो गए तो लोगों ने कहा कि यार ये वाला हम बना लेते हैं अपना। फिर था कि जी तीसरे साल के एंड पे ही सारे एग्जाम देने हैं। फिर उन्होंने अब कह दिया कि अब मैंडेटरी है कि आप पहले साल भी कुछ दे दें, फिर दूसरे साल दे दें, तीसरे साल में बाकी अपने सब्जेक्ट्स दे दें। ए लेवल्स में भी ये कि वो तो लेने ही 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 या 4 लेने होते हैं आई सपोज। उसमें भी फिर आपके पास आ गया कि यार एक इको ले लिया, एक इंग्लिश ले लिया। सो एक मतलब वेरिड किस्म का कि उन्होंने ये बनाया कि सब्जेक्ट्स ही इतने ऑफर कर दो कि हर बंदा अपना एक छोटा सा बुटीक किस्म का बना ले। मैट्रिक में आई थिंक ऐसे नहीं है। अभी मैट्रिक में ऐसे नहीं है। मैट्रिक में वो 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक होता है कंप्यूटर वाला जिसमें आपके पास बायो की जगह कंप्यूटर होती है, एक होता है मेडिकल जिसमें कंप्यूटर की जगह बायो होती है, एक होता है इंजीनियरिंग जिसमें बायो की जगह जो है फिजिक्स होती है। सो ये 3 पैकेज और चौथा है आर्ट्स। और ये खैर मैंने बहुत चवल मार दी थी क्योंकि जब हम 8वीं से 9वीं में गए तो वहाँ पे टीचर्स हमारे स्कूल में डिसाइड कर लेते थे कि कौन बच्चा जो है वो किस में जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे आर्ट्स में डाल दिया कि जी ये किसी सूरत साइंस निकाल।
सो वो मुझे याद है कि मैं तो बड़ा मसला होता था कि मैं तो कभी वाल साहब को अपने स्कूल फटकने ही नहीं दिया, कभी वो आए हैं तो रौला ही पड़ गया। हाँ तो वो पहली दफा था कि मैं उनको खुद लेके गया स्कूल, कि पहले मैंने खुद उनको कहा जी मुझे साइंस में कर दे, उन्होंने कहा जी नहीं, फिर मैं वाल साहब को सिफारिश के तौर पे लेके गया, और वो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि वहाँ उस दौर में ना एक तो मेरे कुछ करीबी दोस्त थे जो कि साइंस में चले गए थे, और दूसरा ये है कि वो पता नहीं क्यों हमारे स्कूल में मशहूर था कि बहुत ही टट्टी लोग होते हैं जो आर्ट्स करते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि जी इन्हों पा दियो, बड़ा रौला पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये कर ही नहीं सकता, तो शक्ल वेखो दी। उन्होंने कहा जी ये कहता है कि हुन मैं पढ़ाऊंगा। उन्होंने कर दिया, उसके बाद मैं जलील हो गया। ये कोई चीज है केमिस्ट्री, मतलब पढ़ने वाली, मतलब खैर बहुत अजीम चीज है, लेकिन हमारे बस बाहर है सर, बिल्कुल बस से बाहर है सर। अब तो देखिए ना यंगर लॉट में ना, तो ये बहुत ज्यादा मैंने देखा, अब हमारे एक जानने वाले हैं, वो शहजादे ने पीएचडी कर ली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब वो मतलब, और वो भी यहाँ से पढ़ के गया NYU में बैठ के, वो इस वक्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी चल रही है। वाह। अब वो उस बंदे ने ना सर पता है कब फैसला किया, जब उसने कब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, जब उसकी डायपर उतरे हैं वो तब से उसने फैसला किया यार मैंने केमिस्ट्री में जाना है। ये तब तक की कमिटमेंट है ना, तो वो अब पीएचडी ले। सर आप मुझे बताएं, जब आपका डायपर उतरे तो आपने कभी सोचा था केमिस्ट्री कर रहे हैं या फिजिक्स पढ़े? मैंने तो नहीं सोचा था। मैंने कहा यार कोई इंग्लिश कर सकते हैं, वो थोड़ी बहुत ही आती है। और सर देखिए आजकल तो आप तो अपनी जो इवेंचुअल जॉब है, जैसे हमारी जॉब क्या है सर, तज्जिया। तो तज्जिए के नजरिए से आपको अपने सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। उर्दू डिबेटिंग, इंग्लिश डिबेटिंग, हिस्ट्री थोड़ी बहुत ही पढ़ लें, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ टका के जुगतबाजी करें। तो सर आप तज्जिएकार बन सकते हैं। सर तो अच्छा सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। तो सर अगली खबर हमारे पास जो है वो ये है कि सर माल रोड पर मोटरसाइकिल सवारों को सर्विस रोड पर चलाने का फैसला। माल रोड पे कौन सी सर्विस रोड है सर? सर सर्विस लेन तो है दोनों साइडों पे, अक्सर जगहों पे तो है, मतलब सर देखें अपर पे तो नहीं है ना, जब आप आपका पुल उतरे और तो इस तरफ है, मतलब इस तरफ तो नहीं है सर, कुछ कोनों में है कुछ में नहीं है, मतलब आप जब पीसी गुजर जाते हैं तो फिर शायद नहीं है, उससे पहले पहले है। लेकिन बुनियादी बात ये है कि कितनी ज्यादती है, मतलब ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। कि आप कह रहे हो कि तुम बेसिकली गरीब आदमी सड़क पे ना आना, ठीक है, तुम सर्विस लेन में रहो, तो ये तो बहुत एक प्रॉब्लम वाली बात है सर। एक तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, और दूसरा सर कि आपने अगर डिस्क्रिमिनेट कर दी है मोटरसाइकिल वालों के खिलाफ, तो उन जो गाड़ी वाले हैं जिनको गाड़ी नहीं चलानी आती उनका क्या करें फिर? उनको 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 आप घर बैठे या सर कारपूल करें। सर अभी हमने अंडर एज ड्राइविंग वाली बात की थी, और बाय द वे आपके भाई ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला है। उस दिन मैं एक शॉपिंग मॉल में था, तो एक सफेद फॉर्च्यूनर, मैं यहाँ नंबर नहीं बोलूंगा गलत बात होगी, नंबर है मेरे पास लेकिन गाड़ी का, सर वो ड्राइवर बैठा हुआ है साथ। सर एक बच्चा जो मेरे ख्याल में उसकी हाइट ये होगी, वो 8-9 साल से एज ज्यादा नहीं थी बच्ची की, उसके पैर कैसे पहुंच रहे थे नहीं। वो वहां पे अल फतह में जनाब जो है वो आए गाड़ी फॉर्च्यूनर लेके, फुल उन्होंने मोड़ के रिवर्स की, और ड्राइवर देख रहा है मेरी तरफ कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। साथ एक गार्ड था, उसने भी कहा क्या कर रहा है बंदा, इतना छोटा बच्चा। सर वो गाड़ी से उतरा बंदा, मेरे पास आ गया ड्राइवर साहब जो है, और मुझे उसने कहा कि आप मुझे मेरी तरफ कह रहे थे कि बच्चे को गाड़ी चल। मैंने कहा हाँ। क्या कर रहे हो? फिर ना क्या कर लोगे तुम, ये वो मुझे बड़ा औखा हो रहा है, कैसे वो कुछ मैं कर नहीं सकता। तो सर इसमें मेरा बड़ा आसान सा होता है, मैं ना गिली कर देता हूँ। मैंने उसका ना गिली पड़ गई, मैंने कहा तू जो करना चाह रहा है ना वो तुझसे होना नहीं है। और फिर मैं तप गया, मैंने कहा साहब का नंबर दे। मैंने कहा जो जिसकी ये गाड़ी है ना, जो मालिक है, तू भी नहीं और बच्चा तो बिल्कुल नहीं है, तो मुझे उसका नंबर दे जरा, मैं उसको बताऊँ ये कर। सर फिर जरा उसकी पैक हुई, और फिर उसने कहा कि आप मेरा नंबर ले ले। मैंने कहा मैं किसी का नंबर ले लूँ, मैं तुम्हारी नंबर प्लेट की तस्वीर ली, मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से। तो सर ये देखें ये चीज़ रुक नहीं रही। तो ये जो मोटरसाइकिलों वाला कर रहे हैं वो कि जी सर्विस रोड में, क्यों जी? यहाँ गाड़ियों वाले जो इतनी वाहियातियाँ करते हैं सड़क के ऊपर, जिनको ना सिग्नलिंग करना आता है, जब दिल किया यूं चले गए, जब दिल किया यूं चले गए, इनका भी फिर रूल बनाए ना, फिर तमाम करें ना। ये क्या बात है सर मैं वैसे वजह बता दूं उसकी क्या है। मैं आपको बताया वैसे पार्टी इस वक्त लाहौर में, हुकूमत चल रही है लाहौर से। तमाम आपके जो बड़े लोग हैं ना, जो डिग्नेटरीज हैं यहाँ के सारे, जो सारे, उनका दफ्तर जो है उधर माल रोड के साथ GOR के अंदर है, सारे वहाँ बैठे हुए, ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ से चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी यहाँ से चल रही है। उनके लगे होते हैं रूट। मैं तो सर बहुत आना जाना होता है, मेरा तो दूसरा दफ्तर माल रोड पे, ये रूट्स की वजह से।
सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये कानून गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे है। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कोई इस वक्त निकाल ले गूगल करके जी फलाने मुल्क में भी बाइक वाले जो है वो सर्विस लेन में चलाते हैं, तो फिर वो पूरे मुल्क या पूरे शहर में होते हैं ना। मतलब बात ये है कि आपने कहा है कि बाकी शहर में जिस तरह मर्जी चला लो, माल रोड सर माल रोड पे तो बाइक लेन भी बनी हुई है, उसमें बस चलती है। तो सर बड़ी अजीब चीजें हैं सर। लास्ट एक खबर कर लेते हैं सर कि जुमे का रोज जो है वो बिरयानी ज्यादा खाई जाती है अपेरेंटली। ये आपने मुझे स्टैट में सर, आप ये स्टैट्स ले आते हैं ना, ये इसका मुझे बड़ा मजा आता है कि फ्राइडेज आर बिरयानी डे फॉर मेनी पाकिस्तान। 60% ज्यादा बिरयानी कंज्यूम की जाती है जुम्मे के दिन। तो सर इसकी खास वजह सर ये ना एक तो मतलब इसमें जो प्रॉब्लमेटिक बात है मेरी नज़र में वो ये है कि बिरयानी की जो कंजम्पशन है पाकिस्तान में वो वैसे ही बहुत ऊपर चली गई है नॉन जुम्मा डेज पे भी। अच्छा, और ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बात है। क्यों सर? सर उसकी वजह ये कि वैसे तो जिਵੇਂ क्लाइंट दी मर्जी जो मर्जी खाए। सर मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक, मैं अपनी प्रॉब्लम बाद में बताऊंगा। हाँ, दूसरा एक तो ये है सर कि जो मुझे बड़ा दुख होता है कि लाहौर जैसे शहर जो है ना वो ये भूल चुके हैं कि पुलाव कैसे सुपीरियर चीज़ है बिरयानी से। दूसरा इसमें मसला ये है कि सर ये बिरयानी का पता नहीं क्या हुआ है लोगों को कि लोग इससे बोर ही नहीं होते। सो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि पूरा हफ्ता लंच बिरयानी खाते हैं। शायद उसकी एक वजह तो ये भी है कि जी वो हर जगह पे अब आपको पता है कि छोटी छोटी जो फ्रेंचाइजीज हैं, फास्ट फूड है तकरीबन। फास्ट फूड है तकरीबन। एक ये वजह हो सकती है। दूसरा ये है कि सिर्फ बिरयानी मतलब मैं तो अब ऑनेस्टली ये कराची वर्सेस लाहौर जो मुकाबला होता है, घरों में यकीनन कराची में लाहौर से बेहतर बिरयानी बनती होगी। कमर्शियल बिरयानी ठीक है, स्लाइटली कराची की लाहौर से बेहतर होगी, लेकिन मुझे तो कहीं की भी अच्छी नहीं लगती। सर मैं इसके अंदर अपना आपको इतराज प्लीज सर, अमूमन यह बिरयानी जो होती है उसमें चिकन होता है। चिकन बिरयानी बिरयानी नहीं होती सर, आई एम सॉरी। मटन बिरयानी बिरयानी होती है। ये बात ठीक सर है। मैं सिर्फ इससे इख्तिलाफ करूं कि चिकन चिकन करके इतना मशहूर कर दिया गया है कि जो नया मार्केट में आ रहा है कस्टमर बिरयानी खाने, वो पहली चीज क्या खाएगा? चिकन बिरयानी। वो होती ही नहीं बिरयानी, इट्स नॉट बिरयानी। ये बात बिल्कुल ठीक है। असल में इन्होंने किया तो कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए था, क्योंकि ज़ाहिर है मटन बहुत महंगा होता है। लेकिन अब तो खैर सर बच्चे जो है ना, नई जो नस्ल पौध आ रही है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि जो अफोर्ड भी कर सकते हैं दे प्रिफर चिकन ओवर मटन। ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात है सर। तो ये चिकन तो कुछ भी नहीं, चिकन तो तकरीबन सब्जी है। अगर आप मीट कैटेगरीज में जाए तो वो मीट कैटेगरीज की सब्जी है सर। एक इससे पहले जो चीज इस तरह से मशहूर हुई थी ना लाहौर शहर में, वो थी वो लाहौर ब्रोस्ट या यासर ब्रोस्ट या सब ब्रोस्ट के लोगों ने दोपहर को लंच करना ही ब्रोस्ट। लेकिन ये खैर बिरयानी उससे भी बहुत आगे निकल गई है मकबूलियत में, और समझ से बाहर है। मुझे तो ज्यादातर जगहों पे जब मैं खाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि इन्होंने ना पका के, ज़ाहिर पकाया खाना, उसके बाद खाली इंजेक्शन डाल के ना उसमें से टेस्ट सारा खींच रही है। और एक जो कायनात की सबसे, ये तो खैर चले फिर मुनासिब है, थोड़ी बहुत मिर्च होती है, नमक होता है। कायनात की सबसे वाहियात चीज सेवर पुलाव है। सर आपने खाया है सेवर? सर बहुत खाया सेवर। सर उसमें टेस्ट नहीं है कोई भी, मतलब अच्छा बुरा किसी सर उसका सिर्फ एक चीज जो मैं अच्छी लगी, जो उनका वो गोश्त वाला कबाब होता है ना, वो अच्छा होता है। देते वो भी चिकन है, साथ साथ पुलाव होता है। वो बड़े कंफ्यूज है लाइफ में। लेकिन सेवर भी सर खा लेते कभी कभार। सर असल में सर जब बंदे को लगी ना भूख, तो वो कहता है यार जल्दी आए, कन्वीनियंट हो, हाथ भी ना गंदे हो, मैं काम पे निकलूं वापस। तो वो बिरयानी और सेवर और इस किस्म की चीजें हो जाती हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है ना बेसिकली। अब कौन सा बंदा है जो हफ्ते में 4-5 दिन मैकडॉनल्ड्स खाएगा? वैसे किसी को भी मैकडॉनल्ड्स हफ्ते में एक दिन भी नहीं खाना चाहिए, तकरीबन मौत है। और वैसे भी वो मतलब एक तो ये कि बचपन में अच्छा लगता था बहुत मैकडॉनल्ड, एक तो पैसे नहीं होते थे खाने के, बहुत कभी कभी खाते थे। दूसरा ये कि तब वो क्योंकि सोर्सिंग बाहर से होती थी, थोड़ा सा टेस्ट था। अच्छा अब तो वो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं उसमें से। अब तो प्लास्टिक बिल्कुल लगता है प्लास्टिक। बारह सर ये अच्छा स्टैट हमने दे दिया जरा लोगों को जरा ठंडा करने के लिए। बाकी से मेरा टाइम खत्म हो जा रहा है, इजाजत लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे जरा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।